चलिए, चैप्टर नेम है इशू ऑफ शेयर्स। हम इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विद थ्योरी और उसके बाद इसके एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी की बात करते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर बात करें तो जिस भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 या इससे प्रीवियस कोई भी लॉ होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग हो जाता है तो कंपनी कहलाती है। तो कंपनी का जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के अंदर, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। इसका मीनिंग ये है कि उसके मेंबर्स, उसके ओनर अलग हैं और कंपनी एक अलग पर्सन है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है क्योंकि कंपनी खुद से, उसका कोई ब्रेन नहीं होता, कोई उसके हाथ पैर नहीं होते जिसके थ्रू वो काम कर सकेगी। वो जो काम करती है अपने मैनेजमेंट के थ्रू करती है, और मैनेजमेंट को यहाँ पर कंपनी एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। और जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अगर इसके जो मेंबर से अगर डेथ भी हो जाए किसी का, तो इससे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इस इम्पैक्ट को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसका मीनिंग है कि कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड रहती है। इसका जो वाइंडिंग अप होगा, मतलब इसका जो ये जो कंपनी क्लोज होगी, वो अपने आप से नहीं हो सकती है। उसे कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू ही आपको क्लोज करना पड़ेगा। वो भी रजिस्ट्रार के थ्रू आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो बंद होगी। कंपनी की कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब एक स्टैंप होती है जिसके थ्रू वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करती है। तो इस तरीके से जैसे ही किसी भी बिजनेस का कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके मेंबर्स अलग हैं और कंपनी एक अलग है। कंपनी एक रियल पर्सन नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। प्लस इसकी जो लाइफ है वो किसी भी ओनर के डेथ या आने जाने से कोई इम्पैक्ट इसकी लाइफ पर नहीं पड़ता है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करती है वो अपने स्टैंप के थ्रू सिग्नेचर्स करती हैं। चलिए, कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स सिंपल सिंपल इसके मीनिंग से बना हुआ है। पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब ये एक ऐसा लीगल पर्सन है जिसको कंपनी एक्ट 2013 ने इनकॉर्पोरेट किया है। और प्लस दूसरी बात, कंपनी का जो व्यू होता है वो उसके अपने शेयर होल्डर से अलग होता है। कंपनी के ओनर अलग होते हैं और कंपनी खुद से एक अलग पर्सन। और कंपनी की जो लाइफ होती है वो परपेचुअल होती है। मींस कि अगर किसी भी शेयर होल्डर या किसी भी ओनर की डेथ होती है तो कंपनी के लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी अपना बिजनेस आगे वैसे ही सेम एज कैरी करेगी। हर एक कंपनी की एक अपनी स्टैंप होती है, कॉमन सील होती है जिसके थ्रू वो सिग्नेचर्स करती है। और प्लस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं नॉर्मली हम किसी दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं, तो मैं वो किसी और को भी सेल करके उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। प्लस मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कंपनी जो चलती है वो मैनेजमेंट के थ्रू चलती है, और उस मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्लस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है तो आगे चलते हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। और इस तरीके से कंपनी के ओनर अलग होते हैं और मैनेजर अलग होते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मैनेजर डिसाइड होते हैं वो कंपनी के ओनर के थ्रू डिसाइड होते हैं। एक वोटिंग होती है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा। एक चीज़ और, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो उनके ओनर होती है उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अगर कल को उनके बिजनेस को नुकसान होता है तो उन्हें अपने घर वगैरह जितनी भी पर्सनल एसेट्स हैं उनको बेचकर उनकी पेमेंट करनी होती है। सेम एज पार्टनरशिप में भी जो लाइबिलिटीज होती है ओनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। अगर कल को उनको नुकसान होता है तो उन्हें अपने घर वगैरह पर्सनल एसेट्स को बेच के पेमेंट करनी होती। बट कंपनी के अंदर जो ओनर की लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि एक सेपरेट लीगल पर्सन है। अगर कोई लोन कोई बैंक अगर लोन कंपनी को देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ओनर को दिया है। इसका मतलब अगर कल को लोन की पेमेंट नहीं की जाती कंपनी के थ्रू, तो कंपनी की पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा और प्लस उस लोन को रीपे किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर लोन का अमाउंट 500 करोड़ है बट कंपनी की एसेट 300 करोड़ में बिकती है, तो जो 200 करोड़ का लोन है वो जो उनके मेंबर्स हैं उनसे रिकवर, उनकी पर्सनल एसेट से रिकवर नहीं किया जा सकता। इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, बट कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटीज नहीं होती है।
तो इन शॉर्ट कंपनी के फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी पर्सन, कॉमन सील होती है, इसका मैनेजमेंट इसके ओनरशिप से अलग होता है, इनकी जो लाइबिलिटीज होती है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, प्लस इनका परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट मीन्स अगर कंपनी के किसी भी शेयर होल्डर या ओनर की डेथ हो जाती है तो कंपनी के लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी को क्लोज सिर्फ एक वाइंडिंग अप के प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है। जिस तरीके से कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया जाता है सेम है उसी तरीके से भी क्लोज करने का भी प्रोसीजर है। हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए टाइप्स ऑफ कंपनी में तो हमारे पास जो इस टाइम है प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का सिंपल सा मीनिंग है जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीस होगी और कम से कम 1 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, और प्लस वो अपने नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाते हैं, और प्लस उनके उनके जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। और इनमें जो मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या है, नंबर्स है, वो मैक्सिमम 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिसके अंदर हम उनके प्रेजेंट और जो पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की सिंपल सी समरी ये है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़, अपने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र वो नहीं कर सकते हैं, प्लस जो उनके मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। इसके अंदर आपको प्रेजेंट और जो उनके पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है। एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, प्राइवेट कंपनी नॉर्मल पब्लिक से पैसा पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। जैसे आप इस पॉइंट में देख सकते हैं, प्रोहिबिटेड एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ एनी सिक्योरिटीज, मतलब अपने शेयर को डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हैं ये लोग। नेक्स्ट टाइप है हमारा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सिंपल सा मीनिंग है, इसमें भी आपको समरी याद रखनी है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस और उससे ज़्यादा है, प्लस ये अपने नेम के लास्ट में एलटीडी लिमिटेड वर्ड यूज़ करते हैं। हाँ, और ये नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम नंबर्स की लिमिटेशंस कोई भी नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड में 200 मेंबर्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसका थर्ड टाइप है आपका इसका थर्ड टाइप है आपका 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी का सिंपल सा मीनिंग है कि जिसके अंदर सिर्फ मेंबर्स एक ही मेंबर्स होगा। देखिए 1 पर्सन कंपनी के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें इसमें मैक्सिमम एक ही मेंबर रहेगा, और ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस और इसकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, जो टोटल इस पे कैपिटल इशूड होनी चाहिए, जो उधार होना चाहिए वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्लस इसका जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं, मतलब उसकी जो पूरे साल की सेल होनी चाहिए वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इतना ध्यान रखना है। कंपनी के यहाँ पर हमने 3 टाइप डिस्कस किए हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या, मैक्सिमम ऑनर जो है 200 से ज़्यादा नहीं होंगे, जिसके अंदर हम प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, और मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी की 1 लाख रुपए होनी चाहिए, और पब्लिक कंपनी की 5 लाख रुपीस होनी चाहिए। और पब्लिक कंपनी में नेम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है, और प्राइवेट कंपनी के नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड यूज़ होता है। प्लस प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी जनरली पीपल को अपने शेयर इशू कर सकती है। और 1 पर्सन कंपनी में एक मेंबर होगा, वो भी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, प्लस उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, प्लस उसकी जो साल की सेल है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। चलिए अब टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर में हमारे पास 2 टाइप हैं। एक है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा टाइप जो है हमारे पास वो इक्विटी शेयर है। तो आपको सबसे पहले सिर्फ एक बात सुन लेनी है, इतना इतना बड़ा पैराग्राफ आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समरी सुन लीजिए। प्रेफरेंस शेयर का सिंपल सा मीनिंग है, अगर कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है तो हमारे पास 2 शेयर होल्डर खड़े हैं, एक के पास इक्विटी शेयर है और एक के पास प्रेफरेंस शेयर है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, सबसे पहले जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाता है, उसके बाद जो डिविडेंड बचता है वो इक्विटी वालों को दिया जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है
कि प्रेफरेंस शेयर वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है 10% 9%, बट जो इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड मिलता है उसका रेट डिसाइडेड नहीं होता है। तीसरी बात, अगर कल को कंपनी बंद होती है तो जो प्रेफरेंस शेयर है और जो इक्विटी शेयर हैं, जो जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें सबसे पहले इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को पेमेंट करनी है आपने, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है देन इक्विटी का नंबर आएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हर चीज में प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंशियल राइट होता है। तीसरी बात, कभी भी इक्विटी वाले जो होते हैं एक संस्था के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रियल ओनर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर वाले रियल ओनर नहीं होते हैं। प्लस रिफंड ऑफ कैपिटल मैंने आपको बता दिया, राइट ऑफ डिविडेंड बता दिया आपको, राइट ऑफ डिविडेंड बता दिया, राइट टू वोट, वोट का मीनिंग है, देखिए मेन ओनर इक्विटी वाले हैं, इसका मतलब जो कंपनी को चलाने के लिए डे टू डे डिसीजंस हैं, जो मेन डिसीजंस हैं उसके लिए वोटिंग राइट्स इक्विटी वालों को दे रखी है, प्रेफरेंस वालों को नहीं दी है। मतलब हर मैटर में इक्विटी वाला डिसीजन ले सकता है, बट जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं उन्हें पूरी तरीके से हर मैटर में वोटिंग राइट नहीं दिया गया है। रिडम्पशन, इक्विटी शेयर का पैसा कभी भी कंपनी अपनी लाइफ में वापस नहीं करती है, बट प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा आपको वापस करना पड़ता है। एक चीज और, नए एक्ट के थ्रू, नए एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी आपके ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं जिनकी पेमेंट ना हो, मतलब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का अलाउड अब एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। मतलब किसी भी कंपनी को ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे जिनकी पेमेंट कंपनी को अपने लाइफ में करनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपका मन करे तो लाइटली इसको रीड कर लेना। आगे चलते हैं हम, सब इंपॉर्टेंट टर्म, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, तो एक बार इनको देखते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा मीनिंग है, पहले तो आप प्रोस्पेक्टस वर्ड का मतलब समझिए, ये पॉइंट पूछा जाता है। इट इज एन इन्विटेशन टू, इट इज एन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, मतलब ये एक तरीके की बुकलेट होती है जो, जिसके अंदर फॉर्म अटैच होता है, जो जनरल पीपल को इशू की जाती है, वो इसके अंदर कंपनी की डिटेल को रीड करके और कंपनी को शेयर्स परचेज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जस्ट ये एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपको ध्यान रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब है कि जब आप कोई भी शेयर इशू करते हैं बट उसमें एक लिमिट होती है, मिनिमम आपको, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 शेयर्स इशूड किए हैं तो मिनिमम आपको इसमें से जो भी आप डिसाइड करें, वैसे तो एज पर कंपनी लॉ एक फिक्स रेट है, बट अभी समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस दैट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, कि कम से कम अगर इतने एप्लीकेशन के लिए, अगर इतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कम से कम नहीं आएगी तो आप शेयर इशूज किसी को भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 10,000 शेयर्स हैं और आपके पास जो एप्लीकेशन आई है 1,000 आई है, बट आपने डिसाइड किया हो कि कम से कम 2,000 आनी चाहिए, तो इस केस में आप किसी भी 1,000 शेयर को भी अलॉट नहीं करोगे, बल्कि सबका पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। चलिए, कैपिटल का मीनिंग वही है कि जितने भी लोग ओनर बने हैं उनका टोटल पैसा कितना है। शेयर कैपिटल के कुछ टाइप है, ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल का मीनिंग है कि आपके पास टोटल, आपको कंपनी एक्ट ने कितने शेयर इशू करने का राइट दिया है पूरे लाइफ टाइम में। फॉर एग्जांपल आपके 5 लाख ऑथोराइज शेयर है, मतलब अपनी पूरी लाइफ में 5 लाख शेयर इशू कर सकते हो। अब डिपेंड करता है, अगर आप पे 5 लाख शेयर्स हैं तो हो सकता है कि इसमें से अभी आप 2 लाख इशू करें और 3 लाख आप बाद में इशू करें, बट 5 लाख से ज़्यादा कभी भी आप मैक्सिमम इशू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है आप पे जितने ऑथोराइज थे, जितना आप लाइफ टाइम में इशू कर सकते हैं, उसमें से फिलहाल आप कितना इशू कर रहे हैं। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है, मान लेते हैं कि 10 का शेयर 10 में इशू किया है आपने, 3 2 3, और अभी जो लास्ट की कॉल है वो आपने अभी तक कॉल्ड नहीं की है, मतलब आपने सिर्फ यहाँ तक पैसा कस्टमर से मांगा, इट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कि इसमें से आपने मालिक कितने से बनाया उसे हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, प्रीमियम को छोड़कर, क्योंकि मालिक हमेशा फेस वैल्यू से बनाया जाता है। दो टर्म आपको ध्यान देने हैं, कॉल्ड अप का मतलब पता चल गया, पेड अप का मतलब भी ये होता है कि आपने उन्हें कितने से मालिक बनाया है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि मान लेते हैं आपने कुछ शेयर मार्केट में इशू करे हुए हैं, लेकिन आपने अगर फॉर एग्जांपल के लिए उसमें से कुछ पैसा ऐसा छोड़ा हुआ है जो आप उसी टाइम पर मांगेंगे जब वो कंपनी बाइंडिंग अप में जाएगी, मतलब कंपनी बंद होगी। मान लेते हैं इसको जस्ट एग्जांपल के 10 का शेयर आपने अभी तक 9 रुपए कॉल्ड किए, बट एक रुपये आपने रिजर्व रखा हुआ है कि आप उसी सिचुएशन में मांगेंगे जब आपकी कंपनी बंद होगी, क्योंकि बंद होते समय हो सकता है आप पे कुछ लोन पेंडिंग हो, यहाँ से पेमेंट लेकर आप उनकी पेमेंट कर सकते हैं। डेट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल का वो हिस्सा जो अभी तक आपने अपने शेयर होल्डर से नहीं मांगा है, जो आप जब कंपनी बंद होगी जब वो पैसा आप मांगेंगे। कैपिटल रिजर्व का सिंपल सा मतलब है ऐसा रिजर्व जो आपको समटाइम्स कभी कभी होता है, और जैसे कि इस चैप्टर के लिए अगर आप फॉरफीचर करते हैं शेयर, तो वो फायदा आपको शेयर फॉरफीचर करने पे जो प्रॉफिट होता है जिसका नाम हम शेयर फॉरफीचर रखते हैं, वो आपको कभी कभी होता है। तो ये फायदा आपका कैपिटल रिजर्व माना जाता है। तो कैपिटल रिजर्व का सिंपल सा मीनिंग, ये उस प्रॉफिट में से बने होते हैं जो प्रॉफिट आपको कभी कभी होते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, आपने कोई जमीन बेच दी जिससे आपको फायदा हुआ है, जिसका आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो ऐसा प्रॉफिट जो आपको कभी कभी होता है जो आपके मेन बिजनेस से लिंक नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब आप सबको मालूम है, 10 का शेयर आप 12 में इशू कर रहे हैं, 2 रुपए का जो प्रॉफिट है वो एसपीआर में जाता है। एसपीआर आपके लिए एक इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट बात, इसमें एक टॉपिक है आपका कि आप प्रीमियम का जो पैसा है जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पैसे को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जिसका पहला पॉइंट है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब है कि आप अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से आप फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स दे रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा बोनस शेयर के लिए यूज कर सकते हैं, शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने के लिए। दूसरी बात, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आरओसी की फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जीएसटी नंबर लेने के चार्जेस, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के चार्जेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। वो एक्सपेंस को भी आप एसपीआर के प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी बात राइट ऑफ सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस। आपको मालूम है कि जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो कुछ खर्चे होते हैं, जैसे शेयर इशू एक्सपेंस, उसकी जनरल एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस खर्चे को भी आप पीएनएल की जगह, अगर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रॉफिट पड़ा है तो इस खर्चे को आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट है, अभी फोर्थ पॉइंट को होल्ड रख रहा हूँ, बाय बैक ऑफ इट्स ऑन शेयर। ये आपका एक टॉपिक है, बट आपको अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है एग्जाम के लिए कि अपने शेयर को बायबैक करने के लिए, अपने शेयर को वापस खरीदने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हैं। और एक फोर्थ पॉइंट याद रखना है, रिडम्पशन मतलब पेमेंट करना, और प्रेफरेंस शेयर को मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि आप ऐसे कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते जिसकी पेमेंट आपको ना करनी हो, मतलब आपको ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं जिसकी पेमेंट आपको अपने लाइफ टाइम में करनी पड़ेगी। अब उस पे हो सकता है अगर आपने 100 का प्रेफरेंस शेयर है बट आप पेमेंट 120 कर रहे हैं, इट मीन्स ये हुआ कि 20 रुपए जो फालतू पैसे आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। और जब आप इशू करते हैं तो आप पे पैसा आता है, जब पैसा आता है तो एसपीआर प्रॉफिट हो जाता है प्रीमियम का मतलब। जब आप पेमेंट दोगे तो प्रीमियम आपके लिए खर्चा हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम का मीनिंग होता है ज़्यादा। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने 100 के प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट 120 कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये जो नुकसान है इसके लिए भी आप एसपीआर का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं कि आप किस तरीके से प्रीमियम का जो प्रॉफिट आपने कमाया किस तरीके से यूटिलाइज